ओके। F1 का एक और एरिया हम लोग शुरू करने चाह रहे हैं। अच्छा, ये एरिया बैंक रिकंसिलेशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। चाहे ये आप F1 पढ़ रहे हैं, चाहे आप आगे जाके F2 पढ़ोगे, आगे जाके FA विच इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे। इन सब पेपर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट एरियाज है। और फिर आगे जाके जब जॉब करोगे तब बैंक रिकंसिलेशन आपको करनी होती है। तो इस पे तो आप जितनी अपनी ग्रिप बना लें उतना आपके लिए आगे जाके अपने करियर के लिए आ, बेहतरीन है। ठीक है। सो बैंक रिकंसिलेशन सबसे पहले जी होती क्या है, हमें यह समझना है। ठीक है। तो बैंक रिकंसिलेशन क्या है? बैंक रिकंसिलेशन कंपैरिजन है। इट इज अ कंपैरिजन बिटवीन, किसके दरमियान जनाब? कैश बुक और बैलेंस जो कि अपेयर हो रहा होता है बैंक स्टेटमेंट पे। क्या है बैंक रिकंसिलेशन? कंपैरिजन है बिटवीन कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट, बैंक रिकंसिलेशन। ठीक है। अच्छा जी, अब कैश बुक क्या है? कैश बुक रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है? कंपनी का रिकॉर्ड है कि कितना कैश बिजनेस को लगता है कि उसके बैंक में मौजूद है। सही है। ये होती है आपकी कैश। अब सवाल ये कि वाई बैंक रिकंसिलेशन इज नेसेसरी? बैंक रिकंसिलेशन आपके लिए नेसेसरी क्यों है? ठीक है। तो यार देखो, डिफरेंट चीजों, आप एक आपने कैश बुक मेंटेन की। ठीक है। अब आप उसके अंदर अपने कैश इन कैश आउट मेंटेन करते जा रहे हो, लेकिन और आप काफी कॉन्फिडेंट होते हो कि यार सब चीजें सही होंगी कैश बुक पे। लेकिन बैंक रिकन अब जब आप बैंक स्टेटमेंट उठाते हो और आप जब कैश बुक का कंपैरिजन करने पड़ते हो, तो दोनों इक्वल नहीं आ रहे होते, दोनों का इक्वल होना जरूरी है। ठीक है। उसके अंदर कुछ डिफरेंसेस आ रहे होते हैं। अब वो डिफरेंसेस क्यों आ रहे होते हैं, उसके कुछ कॉमन रीजन है या कॉमन एक्सप्लेनेशन है। पहली एक्सप्लेनेशन क्या है जनाब? वो है आपके कुछ एरर्स होते हैं। आपकी कैलकुलेशन में एरर्स हो सकते हैं। जो आपने इनकम इनकम रिकॉर्ड करी या पेमेंट्स रिकॉर्ड करी या यूं कह लो कैश इनफ्लोज और कैश फ्लोज आउट फ्लोज रिकॉर्ड करे। ठीक है। अ, वो एरर्स होते हैं, कुछ एरर्स होते हैं। जरूरी नहीं है कि आपकी साइट पे एरर हो सकता है बैंक स्टेटमेंट में एरर हो। ठीक है, बैंक ने गलत रिकॉर्ड कर दिया हो सकता है आपने गलत रिकॉर्ड कर दिया हो, तो ये एरर्स एक रीजन बनती है। दूसरी रीजन है बैंक चार्जेस और बैंक इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जब आप कैश बुक मेंटेन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बैंक ने कौन से चार्जेस डिडक्ट करने हैं, बैंक ने कौन से इंटरेस्ट करने हैं, वो आपको बाद में नहीं पता होता। स्पेशली इन केस ऑफ बैंक चार्जेस के जो चार्जेस आ रहे होते हैं, वो ड्यूरिंग द मंथ आपको नहीं पता होता। वो जब बैंक स्टेटमेंट आ जाती है तभी आपको पता चलता है। तो बैंक जो है कुछ इंटरेस्ट डिडक्ट कर रहा होता है। ओवरड्राफ्ट जैसे जो मैंने आपको बताया था, ओडी, ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट डिडक्ट वगैरह कर रहा होता है। उसके कुछ सर्विस चार्जेस वगैरह होते हैं जो कि वो डिडक्ट कर रहा होता है, जो कि ऑब्वियसली आपको तभी पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट आपको रिसीव होती है। ठीक है। तो वो आपके पास रिकॉर्डेड नहीं होते, आप बाद में ही रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। ये एक रीजन है। तीसरा, ये भी बहुत बड़ी रीजन है, विच इज टाइमिंग डिफरेंसेस। आप अपने पास चेक फौरन रिकॉर्ड कर लेते हो जैसे ही आपको रिसीव होता है, या आप किसी को पे कर रहे होते हो तो वो आउटफ्लो फौरन चेक का रिकॉर्ड कर लेते हो। बट हो सकता है वो अभी बैंक स्टेटमेंट में क्लियर ना हुआ हो। आपने बैंक भिजवाया या किसी कस्टमर को देना था, सप्लायर को पे करना था, आपने अपने पास से डिडक्ट कर लिया, लेकिन सप्लायर ने अभी तक जमा ही नहीं कराया, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट से सारा डिडक्ट नहीं हुआ होगा। ये एक रीजन हो सकती है। ठीक है।
तो ये टाइमिंग डिफरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ये डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, तो आप इनको एडजस्ट करते हो ताकि कैश बुक और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो इक्वल नजर आए। ठीक है, और यही रीजन है कि हम लोग जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन रेगुलरली परफॉर्म करते हैं। किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, मंथली बेसिस पे ये एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, ताकि आपको रीजंस पता चले और आप देख, अगर कोई एरर है वो टाइमली रेक्टिफाई कर लिए जाए। ठीक है, तो आपको लाजमी तौर पे ये पता होना चाहिए कि करना है कि सारी ट्रांजैक्शंस करेक्टली ट्रीटेड, चाहे वो आप हैं, चाहे वो बैंक है। चेक्स जो कि वो ना कभी भी ना लिखो अगर आपके पास इनसफिशिएंट फंड्स हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है कि आगे जाके बैंक में क्लियर ना हो, ये आपने इस चीज का ख्याल करना है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक जो है वो क्लियर होगा। अगर कोई सवाल वगैरह है तो पूछें, तो फिर हम लोग आगे अपना बैंक स्टेटमेंट्स वाला पोर्शन स्टार्ट करें। ठीक है, ऑलराइट, क्लियर है। सो अब बैंक स्टेटमेंट एक कॉमन प्रैक्टिस है किसी भी बिजनेस के लिए कि वो इशू करता है मंथली स्टेटमेंट्स, कुछ वीकली कर रहे होते हैं, कुछ डेली भी कर रहे होते हैं बैंक स्टेटमेंट्स। ठीक है, बैलेंस जो है वो कस्टमर, अब बैंक स्टेटमेंट में क्या आ रहा होता है, द बैलेंस द कस्टमर ओड एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ, बिगनिंग पे क्या बैलेंस आ रहा है, मंथ की बिगनिंग पे वो उसके अंदर आ रहा होता है। फिर अगर कस्टमर ने कोई डेट्स, कोई लोन वगैरह लिया होता है ड्यूरिंग द मंथ, वो आ रहा होता है। पेमेंट्स जो कि आप कस्टमर को कर चुके होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड, ड्यूरिंग द मंथ, ड्यूरिंग द वीक, वो इसके अंदर आ रहा होता है। और फाइनली बैलेंस जो कि कस्टमर का एट द एंड ऑफ द मंथ आ रहा होता है, वो इसमें आ रहा होता है। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको बैंक सेंड करती है, जिसके अंदर आपके रिसीवर्स, आपके जो भी पेमेंट्स, इनकमिंग्स, आउटगोइंग्स, इंटरेस्ट चार्जेस, बैंक चार्जेस, ये सारी चीजें इसके अंदर अपेयर हो रही होती है। ठीक है, तो आपके ऊपर फर्ज है कि भाई आप क्लियर हो और वन पॉइंट कि भाई कस्टमर ने पैसा आपको दे दिया है, नहीं दे दिया, अगर आपने कोई पेमेंट करी थी क्या वो आपके बैंक में से डिडक्ट हो गई है या नहीं डिडक्ट हुई, ये आप, इसलिए जो है ऑब्वियसली आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है। सही है, अब बैंक स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें आपके पास ऑब्वियसली क्या क्या चीजें अपेयर हो रही होती है किसी भी बैंक स्टेटमेंट में। बैंक स्टेटमेंट में जो चीजें अपेयर आपके पास हो रही होती है, ठीक है, वो क्या हो रही होती है, स्टेटमेंट डेट इंडिकेट करती है ट्रांजेक्शन कहाँ से कहाँ तक, किस डेट से लेके किस डेट तक इसके अंदर आ रहे हैं। आपका अकाउंट नंबर जो भी होता है वो इसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, और ये ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट भी होता है कि अगर आपके मोर देन 12 अकाउंट्स हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अंदर डेट, ऑब्वियसली डेट्स, किस ट्रांजेक्शन को डेट हुई थी, कब चेक क्लियर हुआ, कब नहीं हुआ, ये आ रहा होता है। शीट नंबर होता है, शीट नंबर क्या है, हर बैंक स्टेटमेंट रिसीव करती है नंबर सीक्वेंशियल ऑर्डर्स, फर्स्ट को कौन सी ट्रांजेक्शन में, सेकंड को कौन हुई, थर्ड को कौन हुई। इमीडिएटली अगर कुछ मिस हो रहा होता है तो आप वहीं पे आइडेंटिफाई इसके अंदर कर लेते हैं। फिर इसके अंदर और क्या चीज है, की की क्या, सारे बैंक स्टेटमेंट में की मीन्स आप कह लो डिस्क्रिप्शन के भाई अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड निकल रहे हैं, ऑटोमेटेड विड्रॉल्स हैं तो वो उसकी डिटेल आ रही होती है, कार्ड परचेज किया होता है डेबिट क्रेडिट कार्ड से उसकी डिटेल आ रही होती है। ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नंबर 6 पे, दैट इज योर बैलेंस। अब वो एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक हो, मंथ हो, जिस उस पे भी आपने निकाली है वो आ रहा होता है। इसके अंदर चेक नंबर से पीरियड हो रहे होते हैं,
अगर आपने सबमिट कराया होता है विड्रॉल के लिए तब भी, और अगर आपने इनफ्लो के लिए यानी कि डिपॉजिट के लिए कराया होता है वो भी अपेयर हो रहा होता है। इसके अंदर पेइंग स्लिप्स आ रही होती है, नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, जो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं जैसे चेक्स की तरह। फिर अगर डायरेक्ट डेबिट या रिसीट्स हो रहे होते हैं, उसके नंबर्स, उसकी डिटेल्स होती है उसके अंदर। ठीक है। स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर चार्जेस होते हैं। कौन से चार्जेस? मैंने आपको बताया था, बैंक चार्जेस वगैरह, इंटरेस्ट चार्जेस वगैरह, ये सारी चीजें इसके अंदर बैंक स्टेटमेंट के अंदर आपको मिलती है। ठीक है। सो यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछे, फिर अगर आगे हम लोग इसको आगे क्लियर करते हैं। मतलब आगे इसका जो नेक्स्ट पोर्शन है विच इज प्रोसीजर्स फॉर परफॉर्मिंग बैंक रिकंसिलिएशन, वो आप जो है वो हम लोग करेंगे। सो फटाफट अगर कोई सवाल है तो। आई गेस नहीं है। जैसे मैंने बताया कि कंपैरिजन रिवील कर देते हैं अगर कोई एरर हो गया, कोई एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह गई है, वो कंपैरिजन की वजह से हमें पता चल जाता है। टाइमिंग डिफरेंसेस की वजह से कोई पेमेंट अगर नहीं रिकॉर्ड हो पाई है, वो डिफरेंसेस हमें पता चल जाते हैं। तो कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट जो है वो नहीं होते, ज्यादातर एग्री नहीं कर रहे होते। और ये मैं आपको इसलिए भी बता सकता हूँ क्योंकि ऑब्वियसली सालों का मेरा एक एक्सपीरियंस भी है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। ऑब्वियसली मैंने काफी बैंक रिकंसिलेशन मैं खुद मैंने परफॉर्म करी है वेरियस बैंक्स की। अ, जिस भी कंपनी में मैंने जाके की है काम करा है, तो मैंने ढेरों बैंक रिकंसिलेशन में कर चुका हूँ। तो उस बेस पे मैं आपको बता सकता हूँ कि बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं वक्त कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट एग्री नहीं कर रही होती है, वो हमें आगे जाके इसको ऑब्वियसली इसको इक्वल करना पड़ता है। ठीक है। अब उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है। नंबर वन, आइडेंटिफाई द कैश बुक बैलेंस सबसे पहले। एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, क्या करूंगा? फॉर एग्जाम्पल जी, अभी रिसेंटली फॉर एग्जाम्पल आप कह लें, फॉर एग्जाम्पल के जून का मंथ गुजरा है और जुलाई चल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं किस मंथ की रिकंसिलेशन कर रहा हूँ बैठ के? मैं जून की रिकंसिलेशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब लेट से एक बैंक है, हबीब बैंक है, एचबीएल बैंक है। ठीक है, एचबीएल बैंक की मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूँ। तो अब मैं देखूंगा जाके, हाँ भाई मेरी बुक्स में जो है एचबीएल का फलाने अकाउंट का मेरी कैश बुक्स में क्या बैलेंस आ रहा है, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है। ठीक है। तो बैलेंस एज पर बैंक बुक कह लो, कैश बुक कह लो, एज एट 30 जून क्या होगा मैं वो जाके डाल दूंगा। ठीक है। और नीचे स्पेस होगी उस पर मैं जाऊंगा, हम लोग क्वेश्चन अभी करेंगे भी, उसमें भी आपको भी एक आइडिया क्लियर हो जाएगा। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट एज एट 30 जून क्या आ रहा है वो मैं लिख दूंगा। ठीक है। अ, उसके बाद
मैं क्या करूंगा? नंबर टू पॉइंट, हेड ऑफ द कैश बुक। कोई भी उस पीरियड में मैं जाके देखूंगा, रिकनसाइल करूंगा बैंक स्टेटमेंट को और कैश बुक को, और देखूंगा कोई एरर वगैरह तो नहीं मिल रहा मुझे। नंबर 3, एग्जामिन द बैंक स्टेटमेंट फॉर द सेम पीरियड एंड आइडेंटिफाई दोज आइटम्स, those items which appear on the bank statement, but which have not entered in cash book। ठीक है, अब ये थर्ड है। क्या थर्ड पॉइंट क्या है? कि मैं एग्जामिन करूंगा बैंक स्टेटमेंट को सेम पीरियड के, यानी कि 1 जून से लेकर, फॉर एग्जांपल जो मैं बात करता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, 1 जून से लेकर 30 जून के दरमियान का मैं देख रहा हूँ पीरियड का। ठीक है, सेम पीरियड के बैंक स्टेटमेंट उठाए और देखूंगा कि भी क्या आइटम आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से, जो कि बैंक स्टेटमेंट्स में तो आ रहे हैं लेकिन मेरी कैश बुक पे नहीं आ रहे। ठीक है, अब उसकी एग्जांपल्स क्या होती हो सकती है? एग्जांपल के तौर पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, डायरेक्ट डेबिट्स नहीं आ रहे होंगे। ठीक है, डिविडेंड रिसीट्स कोई होंगी मेरी, वो नहीं आ रहे होंगे जो मेरे बैंक स्टेटमेंट में आ गए होंगे। बैंक चार्जेस नहीं आ रहे होंगे, और बैंक इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा। ठीक है, उसकी लिस्ट बना ले जो आपको मिल जाएगा। फिर स्टेप 4, वो क्या है? आइडेंटिफाई ऑल रिकंसिलिंग आइटम्स आइटम्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस। हाँ भाई, टाइमिंग डिफरेंसेस के। अब मैं उन आइटम्स को आइडेंटिफाई करूंगा जो कि जिसपे टाइमिंग डिफरेंसेस आ रहे होंगे। ठीक है, अब क्या हो सकता है भाई? जैसे मैंने आपको बताया, कुछ चेक पेमेंट जो है वो बिजनेस कर चुका होता है। ठीक है, कैश बुक में पेमेंट करके अपनी कैश बुक में एंटर कर चुका होता है, लेकिन बैंक में अभी क्लियर नहीं हो रहा होता, तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट में नहीं आ रहा होता। ठीक है, इसको आप क्या कह सकते हैं? अनप्रेजेंटेड चेक्स। अनप्रेजेंटेड चेक्स, पेमेंट्स which are
made but not yet cleared by बैंक या इन बैंक। ठीक है, पेमेंट्स जो आप चेक के थ्रू कर चुके हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में भी क्लियर नहीं हुए, वो क्या है? वो अनप्रेजेंटेड चेक्स होते हैं। अच्छा जी। फिर एक और सिनेरियो भी होता है कि चेक्स जो कि आप रिसीव करते हैं वो आप अपनी चेक कैश बुक में तो डाल लेते हैं, ठीक है, और बैंक में वो चेक जमा करा देते हैं, अपनी कैश बुक में एंटर कर देते हैं कि भाई ये चेक मुझे रिसीव हो चुका है, लेकिन बैंक में वो अभी क्लियर नहीं हुआ होता। ठीक है, वो अकाउंट बैंक अकाउंट में भी अपेयर नहीं हो रहा होता, बैंक स्टेटमेंट में भी अपेयर नहीं हो रहा था। इसको आप आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं? आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने इसके बारे में भाई, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स के बारे में, कि आप चेक रिसीव कर चुके होते हो, ठीक है, इसको एंटर कर चुके होते हो कैश बुक में, बट नॉट येट क्लियर्ड एंड एंटर्ड इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं होता, अपने बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा होता, तो जरा बैंक स्टेटमेंट में भी नहीं आ रहा होता। सो फार सो गुड। अच्छा जी, यहाँ तक आत्मा पे कोई बोझ हो, रूह पे कोई बोझ हो, तो सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। ओके, कंटिन्यू करते हैं जनाब, इसका मतलब है क्लियर है यहाँ तक। अब बैंक रिकंसिलेशन का परफॉर्मेंस क्या होता है इसके अंदर जनाब? अब जनाब, पहले आप क्या करते हो? एडजस्टेड एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस क्या आएगा? कैश बुक बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड या ब्राउट डाउन, ठीक है, एड अप करोगे, करेक्शन ऑफ अंडर स्टेटमेंट। करेक्शन ऑफ अंडर स्टेटमेंट में अगर आपने कोई अंडर कोई चीज कम रिकॉर्ड कर दी है, ठीक है, या नहीं रिकॉर्ड करी है, वो आएगी जैसे कि रिसीट्स नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। ठीक है, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर आपने नहीं करा है, कोई आपने डायरेक्ट डेबिट नहीं रिकॉर्ड करा है, वो आ जाएगा, अपीयर हो जाएगा। फिर लेस करोगे,
करेक्शन ऑफ ओवर स्टेटमेंट। करेक्शन ऑफ ओवर स्टेटमेंट जैसे कि जी कोई पेमेंट्स है, चार्जेस नॉट एंटर्ड इन कैश बुक वगैरह। ठीक है, इसके अंदर भी आपके कोई डायरेक्ट डेबिट आ गया, कोई स्टैंडिंग ऑर्डर हो गया, हो सकता है आपने गलत ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, उसको लेस करेंगे तो आपका करेक्टेड कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। अच्छा भाई। उसके बाद आपकी क्या आ जाती है, बैंक रिकंसिलेशन आ गया। आपने क्या करा था, कैश बुक को का हम लोग कर रहे थे, उसको एडजस्ट कर रहे थे, उसको ठीक कर रहे थे। अब बैंक रिकंसिलेशन आ जाती है। ठीक है, बैंक रिकंसिलेशन किस तरह होगी ये भी देख लो। बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट ठीक है। अच्छा, अभी ऐड करोगे टैक्स पेड इन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक। एड्स चेक्स पेड इन एंड रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट yet credited to the account by bank। अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स। तो इसको हमने ऐड किया। फिर लेस करेंगे टैक्स पेड बाय कंपनी बट नॉट yet presented to the company bank statement, to the company bank for settlement। ये आ गया अनप्रेजेंटेड चेक। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे आ गया बैलेंस पर कैश बुक। ठीक है,
ये हमारा दोनों का परफॉर्मा हो गया। कोई यहाँ तक कोई इशू है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास एग्जांपल आ रही है। एट 30th September, X7 debit balance in cash book 805.17, bank statement on 30th September X7 $111,230. On investigation, the difference between found due to the cash book had been undercast by $1.90 on debit side. The checks paid is not yet credited by bank amounted to 208.20. ठीक है, checks not yet presented to the bank amount to 425.35. Requirement है adjusted cash book and bank reconciliation. ठीक है, so what we will do, हम लोग क्या करेंगे भाई, दो चीजें यहाँ पे हमें करनी है। एक एडजस्ट करना है कैश बुक को और एक हमें करना है बैंक रिकन्सिलिएशन। सो ओवरऑल क्योंकि बैंक रिकॉन का एरिया, तो बैंक रिकन्सिलेशन लिखा मैंने। कैश बुक बैलेंस, कैश बुक बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना आया था? 805.15। अच्छा समझ लो पहले, फिर जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा सही कर लूँ। सही मीन सभी समझ जाओगे। कैश बुक बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है? 805.15। अच्छा जी। एड करेक्शन ऑफ अंडरकास्ट, कम कर दिया था तो क्या है, 90 ऐड कर देंगे। 90 से 90 कम रिकॉर्ड करा था, 90 ऐड करा। करेक्टेड बैलेंस कैश बुक का मेरा आ गया 895.15। ठीक है। अच्छा जी। अब अब मेरे क्या करना है? बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ बैंक B.S, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, विच इज क्या है? 112.30, ऑब्वियसली डॉलर में। एड चेक पेड इन। ठीक है, यानी कि चेक्स जो कि पेड इन हमारे पास आ गए थे, हमने कैश बुक पे रिकॉर्ड कर लिए थे, लेकिन अभी तक बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए। कितना है अमाउंट? 208.20। लेस करोगे चेक, सॉरी, क्या करना था मुझे? लेस चेक्स पेड बाय द कंपनी, नॉट येट इन बैंक स्टेटमेंट, अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट वगैरह वगैरह। कितना आ जाएगा? 425.35। ठीक है, सो 208.20 में से लेस करते 425.35, तो ये ओवरऑल मेरा बचता है 217।
0.15, ठीक है, इसको लेस कर देंगे इस 217.15 को लेस कर देंगे 1112.30 में से, तो कितना आ जाएगा जनाब? ये आ जाएगा 895.15। क्या मेरी क्या मेरी ये देखो, अब भी चेंज कर देते हैं आपके लिए। ये साइट ये साइट कैश बुक की और बैंक स्टेटमेंट की क्या सेम हो गई या नहीं हुई? जी बिल्कुल हो गई। ये है बैंक रिकंसिलेशन की एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ तक कोई सवाल है? तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल नहीं। सो आई होप, यानी कि यहाँ तक सीन क्लियर है। तो भाई, ये आपके सामने सोल्यूशन, और से देखो और इसको कॉपी कर लो अपने पास। आ, क्या कॉपी कर लिए? कॉपी कर लिए? ये सही है जुगाड़। पिक्चर टेकन। चलो ठीक है, जो मर्जी करो, पिक्चर टेकन। आ, फिर जनाब, मेरी तरफ से है 5 मिनट का ब्रेक। आई एम फीलिंग thirsty। हाँ, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, रेडी। एक और क्वेश्चन, एग्जाम्पल वो करते हैं। एबीसी बैंक स्टेटमेंट बैलेंस 142.50 डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है बैंक स्टेटमेंट का। ठीक है, और कैश बुक बैलेंस 24.13 क्रेडिट नजर आ रहा है एट 31 अक्टूबर X7 को। ठीक है, अब अब बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट हमारा ओडी आ रहा है यहाँ पे, यानी कि बैलेंस पर बैंक स्टेटमेंट ओडी, ओवरड्रॉन बैलेंस आ रहा है 142.25 का। ओडी इंटरेस्ट नजर आ रहा है बैंक, जो कि बैंक स्टेटमेंट में तो है लेकिन कैश बुक में नहीं था, 24.88 का। अनप्रेजेंटेड चेक्स टोटल 121.25 के नजर आ रहे हैं। चेक्स जो कि पेड इन हो चुके हैं वो 290 के नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी पेड इन हो चुके हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में क्लियर नहीं हुए अभी तक। एरर्स जो कैश बुक पे हैं वो आपके 27 के हैं। 25.63 अनएक्सप्लेन एक डिफरेंस है, 1.50 का लेस कर दिया, तो कैश बुक बैलेंस तक हम लोग पहुंच रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी। चेक्स जो कि इशू हुए तो 136 के, वो 163 के अपेयर हो रहे हैं कैश बुक में। हमें दो रिक्वायरमेंट्स है, वही हमारी क्या, कैश बुक एडजस्ट करनी है और बैंक रिकंसिलेशन परफॉर्म करनी है। ठीक है, तो करें क्या? इजाजत है? अच्छा जी।
तो करते हैं भाई। सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक का काम परफॉर्म करेंगे। यूटी अकाउंट बना लेते हैं, एक और तरीका। अनकरेक्टेड बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कितना हो जाएगा? 24.13। एरर्स जो कि एरर्स जो कि कैश बुक पे मौजूद है हमारे, वो कितने? 27। टोटल करो इस साइड का, कितना आ जाएगा? 51.13। ये साइड भी 51.13 की आनी चाहिए जी, आनी चाहिए। ओडी इंटरेस्ट एक था जो कि हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, करना चाहिए था, 24.88। तो जी क्लोजिंग बैलेंस, कैरीड फॉरवर्ड बैलेंस हमारा कितना आ जाएगा? 51.88। हमें मिल जाएगा 26.25। ये हमारी एडजस्टेड कैश बुक हो गई। इजी पीजी। क्या बोलते हो जी? इजी पीजी है, आसान है, कर दी। अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है ऑब्वियसली कैश बुक करने के बाद ए बी सी कंपनी बैंक रिकंसिलेशन। एज एट, वो ही था, क्या था? 31 अक्टूबर X7। ऐसा ही था। हाँ था। अच्छा जी। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नेगेटिव में था। डेबिट बैलेंस याद है? 142.50 लेस अनप्रेजेंटेड चेक इन टोटल 121.25। अच्छा भाई, कितना आया? 263.75। ऐड कर देंगे चेक पेड इन, जो कि अभी तक बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट नहीं हुए। वो कितने हैं? 290 के। ठीक है, बैलेंस पर कैश बुक आ जाएगा हमारा। जी आ जाएगा। वो कितना है? 26.25। ये क्लोजिंग बैलेंस एडजस्टेड 26.25 बैंक स्टेटमेंट। ये देखो 26 2 पॉइंट हमने एडजस्ट किया था, क्या सेम हो गया? जी बिल्कुल हो गया। क्या इज इट क्लियर? कोई सवाल, कोई मसला तो जल्दी से पूछो। जबरदस्त। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हो गया। अच्छा भाई। अब रीजंस व्हाई बैंक स्टेटमेंट
शुड बी प्रिपेयर। क्यों बैंक स्टेटमेंट्स रेगुलरली प्रिपेयर होनी चाहिए? सवाल है, उसकी रीजन। सॉरी, कंपनी रिकॉर्ड्स शुड बी अपडेटेड। आपके रिकॉर्ड्स अपडेटेड होने चाहिए, सच एज बैंक चार्जेस, डिसऑनर्ड चेक्स, अगर कोई और है, कोई इनकरेक्ट फिगर है भाई, ये आपके करेक्टेड होने चाहिए। फिर एरर्स शुड बी आइडेंटिफाइड टाइमली। जो भी एरर्स हो रहे हैं टाइमली पता चलते रहे और करेक्ट होते रहे। फिर चेक्स शुड बी मेड। चेक्स यानी कि चेक एंड बैलेंस रहना चाहिए ऑन टाइम। ठीक है, कोई भी डिलेज हो रहे हैं, चेक्स आपने लिखे थे, प्रेजेंटेशन फॉर पेमेंट एंड ऑल दैट, जो हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, टाइमिंग डिफरेंसेस वगैरह, वो आप टाइम भी उन पे चेक रहे, चेक एंड बैलेंस रहेगा, वो चीजें रेक्टिफाई होती रहेंगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो दीज आर द रीजंस के अ, आपने जो है वो इनको देखना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। और अगर अब कोई सवाल है तो जल्दी से पूछ ले। ठीक है। कोई सवाल, कोई इशू? बेहतरीन हो गया। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट एरिया था FA1 का। कौन सा एरिया था जनाब? बैंक रिकंसिलेशन, जो कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आपके मुताबिक ये आपको क्लियर भी है। सो मजा आया या नहीं आया मजा? मजा आया। आया तो अच्छी बात है भाई।